अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर उनको एक टाइम टेबल बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले आप एमकेट का पूरा कोर्स किस तरीके से रिवाइज़ करेंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट हमें मैसेज करते रहे कि सर आप बताएं कि एमकेट का कोर्स हम किस तरीके से रिवाइज़ करें, हमें कोई टाइम टेबल बना कर दें। तो आज की इस वीडियो में हमने एक कोशिश की है कि वो स्टूडेंट जो बहुत परेशान है कि किस तरीके से रिवाइज करें, तो हमने जो है वो उनके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन एप्टीट्यूड टेस्ट, फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट को तकरीबन 1.5 महीना है। तो इस 1.5 महीने के अंदर एमकेट का पूरा कोर्स किस तरीके से रिवाइज किया जाए। तो हाउ टू रिवाइज कंप्लीट एमकेट कोर्स इन 1 मंथ एंड 15 डेज, यानी 45 डेज जो हमारे पास रहते हैं उसमें किस तरीके से हमें रिवीजन करना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से एक टाइम टेबल तरतीब दिया है। तो इसमें सबसे पहले डे 1, 2, 3, इसमें आपने जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स से जो है वो स्टार्ट लेना है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका 11, 12, 13, 14 हीट का चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये चैप्टर आपने रिवाइज करने हैं। अब रिवाइज में रिवीजन में आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या रिवाइज करना है। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन रिवाइज कर लें और जो है वो इन तमाम टॉपिक्स के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें। अगर फॉर्मूला अगर आपको सही से याद नहीं होगा तो बहुत से सवाल गलत होने के क्या है चांसेस हैं। फॉर्मूला अगर आपको टॉपिक्स के अच्छे से याद हैं तो उसके न्यूमेरिकल, उसके रिलेशंस, ये आपको बहुत आसान हो जाएंगे। तो आपने जो है वो इन 4 चैप्टर्स को डे 1, डे 2, डे 3 के अंदर मुकम्मल करना है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 3 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ने के बाद इंसान की फितरत है वो बोर हो चुका होता है। फिजिक्स से एक बेजारियत सी होना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बस 10 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करनी है। तो होता क्या है कि शुरुआत के 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर आगे एक बेजारियत होती है, एक नफरत सी होना शुरू हो जाती है। तो हमने अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाया है कि 3 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको एक बोरियत सी होना शुरू होगी, फिजिक्स से एक नफरत सी होना शुरू हो जाएगी। इंसान की नेचर है, याद रखिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, इंसान की एक फितरत है कि इंसान किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर देखता है, उसको टाइम देता है तो उससे बोरियत होना शुरू हो जाती है। तो अगले 3 दिन में हमने टाइम टेबल रखा है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। अब आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाएगा, फिजिक्स से तंग हो चुके हो, अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पर आ चुके हो। इसमें आपने शुरुआत के 4 चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी होम्योस्टेसिस का, चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन की आपने बुक्स की। याद रखना, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुपरफिशियल बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, इसके पास पेपर के एमसीक्यू भी करने, कोशिश करना पास पेपर के न्यूमेरिकल साथ साथ करने। इन दिनों में ये रिवाइज करने के बाद पास पेपर के इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू जो है वो आपने कवर करने। फिर इसके बाद 3 दिन लगातार बायोलॉजी पढ़ने के बाद हो सकता है बायोलॉजी से भी बोरियत हो, जो कि चांसेस कम होते हैं। फिर इसके बाद जो है वो डे 7, 8 और 9 पर 3 दिन जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री रखी है, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट और चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो आपने अच्छी से रिविजन करनी है। उसके एमसीक्यू, उसके पास पेपर के एमसीक्यू, तमाम को अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, समझना है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री से बोरियत होने के बाद दोबारा से फिजिक्स की स्टार्ट कर ली। इसमें चैप्टर 15, 16, 17, 18 इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इन तमाम को एग्जैक्ट उसी तरीके से जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स अगर रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो आपके पास जो है वो इन तमाम चैप्टर्स के आपके पास लेक्चर होंगे। तो लेक्चर भी सुनकर आप अच्छा सा रिविजन कर सकते हैं, पास पेपर के एमसीक्यू कर सकते हैं और अच्छा सा आपने रिविजन किया। फिर फिजिक्स लगातार 3 दिन पढ़ने के बाद जो बोरियत हो गई, फिर बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए, चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स और चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। इन तमाम चैप्टर्स को आपने 3 दिन में मुकम्मल करना है, बुक की रीडिंग करनी है। अगर रजिस्टर्ड ग्रुप में आप शामिल हैं तो आपने तमाम लेक्चर्स देखने हैं। तमाम लेक्चर्स देखने के बाद आपने उसके एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। डे 16 पर आपने जो है
फिर जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन और चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड्स। इनके तमाम रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो वैसे ही ट्विस्ट है, तो रजिस्टर्ड ग्रुप में होंगे बच्चे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इनके लेक्चर्स अच्छे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर अच्छे से जो वो आप दोबारा से सुनकर रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चैप्टर नंबर डे 19, 20 और 21 में आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स शुरू कर दी। याद रहे मैंने सेकेंड ईयर का चैप्टर 19 और 20 पे ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि वो एंड में आपने करना है। बड़े चैप्टर जो मुश्किल होते हैं, जिनको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो पहले रखे ना हमने। चैप्टर नंबर डे 19, 20 और 21 पर आप फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन। ये चैप्टर जो है इनके फॉर्मूले, इनकी डेफिनेशंस अच्छे से करके, इनके न्यूमेरिकल्स, इसके एमसीक्यू अच्छे से इन 3 दिन में रिवाइज कर लेना है। फिर इसके बाद डे 22, 23 और 24 पर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। याद रहे हमने जो है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 9 तक की थी। चैप्टर 10 से क्या है, एवोल्यूशन वाले यार, डार्विन की थ्योरी, लामर की थ्योरी, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये सबको मोटी मोटी कहानियां सबको पता होती हैं, तो इसीलिए जो है वो फिलहाल इसको मेन रिवीजन पे नहीं रखा मैंने। वो चैप्टर फ्रंट लाइन पे रखे हुए हैं जिनको वाकई रिवीजन की जरूरत होती है। पेपर में वाकई ही बच्चे जो है वो जो चीज़ें भूल जाते हैं, तो पहले फ्रंट लाइन पे वो रखिए। बाकी डार्विन, लामर ये तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, तो फिलहाल उनको मैंने बाद में कर दिया है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर लें। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, सेल, वैरायटी ऑफ लाइफ, किंगडम, प्रोकैरियोट, ये 6 चैप्टर आपके पास हैं, जिनमें से 4 तो छोटे चैप्टर हैं, 2 मेजर चैप्टर हैं बड़े, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और सेल, बाकी छोटे छोटे से चैप्टर हैं। जस्ट आपने इसको रीड आउट करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने इन 3 दिन में कर लेनी है। डे 25, 26 और 27 पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, शुरुआत के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल, एटॉमिक नंबर, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, वो आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अच्छे से किए। स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्रिस्टल सिस्टम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपने पूरा रिवाइज किया। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग है। ये दोनों थ्योरेटिकल वाले हैं, थ्योरी अच्छी होगी तो एमसीक्यू भी इंशाल्लाह आपका अच्छे से कवर होगा। डे 28, 29 और 30 पर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का देखो, 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैंने 4 तक था ना, 5, 6, 7 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने हमारे चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। वेव मोशन एंड साउंड, नेचर ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये 3 मेजर चैप्टर जो हैं इनको आपने अच्छे से रिवाइज किया। इसके फॉर्मूले, इसकी डेफिनेशंस, इसके एमसीक्यू आपने अच्छे से किए। डे 31, 32 और 33 पर आपने चैप्टर नंबर 10 देखें। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में किंगडम, प्रोकैरियोट के बाद मैंने जो है वो 7, 8, 9 को इतना नहीं किया क्योंकि इसके एमसीक्यू इतने आते नहीं है। डायरेक्ट 10 के बहुत सारे आते हैं, किंगडम एनिमेलिया, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट, ये चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़कर इसके एमसीक्यू की आपने क्या करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डे 34 पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के रिमेनिंग 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर 7 सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स। ये रिमेनिंग 4 चैप्टर आपने जो है वो मुकम्मल कर लिए। अब जो है वो आखिर के 3-3 दिन तीनों सब्जेक्ट के लिए बचे। तो पहला जो आपके पास है डे 37, 38 और 39 माइनर चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। जो माइनर चैप्टर जो फिजिक्स के हमने छोड़े हुए हैं उनको आपने ऊपर से सुपरफिशियली आपने देखकर क्या किया है, उसको रिवाइज किया आपने। और इसके बाद इस सारे रिवीजन में आखिर में क्या होता है, आखिर दिनों में एक डर होता है कि फला टॉपिक मेरा कब, हर स्टूडेंट का अपने साथ है, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है, किसी का कौन सा, तो आपको लगता है टॉपिक विच यू नीड टू रिवाइज अगेन। जो चैप्टर आपने पहले से रिवाइज किए हुए हैं ना, आपको लग रहा है कि उनमें से कोई टॉपिक ऐसा वीक है, तो वो फिजिक्स का आपने क्या कर लिया, दोबारा से रिवाइज कर लिया। इसी तरीके से माइनर चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री का जो माइनर चैप्टर्स हैं, अगर आपको याद हो, हमने आखिर के 3 सेकेंड ईयर के आखिर के 3 चैप्टर जो हैं वो नहीं किए हुए, तो आपने पहले दिन, इन 3 दिनों में पहले दिन में वो रिवाइज कर लिया। और बाकिया दिनों में आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपका स्पेशली वीक हो, उसको आपने क्या करना है, दोबारा से एक नज़र देख लेना है। फिर से देखिए डे 43, 44 और 45 पर सेम माइनर चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी जो आखिर के आपने छोड़े हुए ना, 11, 12, ये जो इकोसिस्टम वाले और ये आपने 1-1.5 दिन में जाकर वो कर लिया।
और फिर इसके बाद आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो आपका स्पेशली वीक हो, उसको दोबारा आप देखना चाहें तो आखिर में इसको देख लीजिएगा। और फाइनली इस तरीके से 45 डेज में आप पूरा एमकेट का इस टाइम टेबल के मुताबिक रिवाइज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एमकेट टेस्ट। अब रही बात फाइनल इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपको जितनी आती है, याद रखिएगा फाइनल में कोई भी वोकेबलरी का वर्ड होगा, इट इज़ ऑल अबाउट योर लक। याद रखना, अभी से आपने इंग्लिश के बारे में प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो भी किए ना, इंग्लिश को आखिरी दिनों में रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश फाइनली आपका उसी वक्त जो है वो फैसला होगा। आपके सामने प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। अगर आपको आता है, नहीं भी आ रहा हो तो हज़ारों प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद भी कोई एक नया प्रीपोजिशन होगा जो आपको आता नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट लक। तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि एंड के दिनों में कम से कम इंग्लिश रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से आपको जितनी ग्रामर आती है, पहले से आपको जितनी वोकेबलरी आती है, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसी वक्त फाइनली जो है वो आपके लक पर डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट 1000 वर्ड्स की वोकेबलरी याद करके जाता है और एक स्टूडेंट सिर्फ 10 वर्ड याद करता है। 10 वर्ड में से 2 वर्ड इसको आ जाते हैं या 1 वर्ड फाइनल पेपर में रिपीट है, लेकिन उसके हज़ारों वर्ड में से एक भी रिपीट नहीं होता, तो ये लक होता है। तो फिलहाल जो है वो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इंग्लिश के बारे में इतना आप खास टेंशन ना ले। 20 सवाल होते हैं और उसी वक्त आपका नसीब अच्छा होगा तो आपने अब तक बचपन से लेकर अब तक इंग्लिश की जो भी वोकेबलरी पढ़ी है उनमें से बहुत से वर्ड जो हैं वो अक्सर रिपीट हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। तो इसीलिए फाइनल रिवीजन में हमने इंग्लिश को शामिल नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इन डेज के अंदर जो है वो आप 2 से 3 दिन रख सकते हैं जिसमें इंग्लिश की आप एमसीक्यू की सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा स्पेशली इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।